नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि एक और अनुपूरक बजट ला सकती है सरकार। किसानों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को सौगात मिल सकती है, ये जानकारी है। 15 दिसंबर से होना है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र और खबर ये मिल रही है कि यहां एक और अनुपूरक बजट आ सकता है। पिछले अनुपूरक बजट पर यह चर्चा थी, ये कयास जरूर लगाए गए थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 15 दिसंबर से जो विधानमंडल का सत्र होने वाला है वहां पर एक और अनुपूरक बजट आ सकता है और ये अच्छी खबर ला सकता है किसानों से जुड़ी, महिलाओं से जुड़ी, क्योंकि इस बजट में एक बड़ा हिस्सा होगा उनकी भलाई के लिए, योजनाओं को या यूं कहें सौगातों के लिए। तो 15 दिसंबर से विधानमंडल का जो सत्र होगा उसमें एक और अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है लखनऊ से इस वक्त की, क्योंकि देखिए अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में जब पिछला अनुपूरक बजट आया था तो उस बजट के साइज को देख के लोग अनुमान जरूर लगा रहे थे कि हो सकता है कि सरकार एक और अनुपूरक बजट ले आए। तो देखिए 15 दिसंबर को जब विधानमंडल का सत्र होना है शीतकालीन, ऐसे में एक और अनुपूरक बजट की खबर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। आज का दिन यूपी की सियासत के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज यूपी के दो अलग अलग छोर पर सियासी दिग्गज अपनी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जहां यूपी के पूर्वांचल में गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ एम्स अस्पताल सहित कई 100 करोड़ों की सौगात देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मिशन पश्चिमी यूपी में मेरठ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी महारैली करके अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे। दोनों दलों के बीच साझा मंच से कोई बड़ा ऐलान भी होगा और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बेहद अहम होगा। तो ये पूरब से पश्चिम तक की राजनीति को गरमाने वाली तस्वीरें एकदम आएंगी, तैयारी पूरी मानी जा रही है। तो पूर्वांचल के लिए बेहद अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज गोरखपुर को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। न सिर्फ पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि यूपी के साथ साथ बिहार को भी इसका फायदा होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमवार को ही सीएम पहुंच गए थे, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, सारी तैयारियों का जायजा लिया। अगर आज सौगातों का आप जिक्र करते हैं तो गोरखपुर में एम्स अस्पताल और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लोकार्पण की तस्वीरें आपके सामने होंगी। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे और इसका फायदा न सिर्फ गोरखपुर को, पूर्वांचल को होगा, पूरे पूर्वांचल को होगा। माना यह जाता है पड़ोसी राज्य से भी लोग इलाज के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए गोरखपुर का रुख कर पाएंगे। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी नींव 2016 में रखी गई थी, लेकिन अब ये बन करके तैयार है और आज बड़ी तस्वीर आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पूर्वांचल में खासकर मुख्यमंत्री के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से बड़ी तस्वीर आएगी। तो आज पूर्वांचल में किस तरीके का माहौल रहेगा, कितनी बड़ी योजनाएं हैं, किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगी, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे। वीरेश, किस तरीके से देखा जाए इस दौरे को? देखिए स्नेहलता, आप खुश तो बहुत होंगी क्योंकि आपका भी ये गृह जनपद है और मेरा भी, और हम दोनों लोग संवाद कर रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं, और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है तो मेरा भी नहीं है। और अभी यहाँ की तैयारी देखिए, ये प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहीं इसी मैदान में 2016 में आकर उन्होंने शिलान्यास किया था एम्स का और इस खाद कारखाने का। और साथ में अपने कैमरामैन से ये कहूँगा कि वो प्रिलिंग टावर दिखाएं। गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल और देश के मस्तक को ऊंचा करता हुआ ये प्रिलिंग टावर विश्व का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर है। यानी 149.2 विश्व का ऊंचा प्रिलिंग टावर ये खाद कारखाने के अंदर है, और इससे बनने वाला जो नीम कोटेड यूरिया होगा उसकी क्वालिटी भी संसार की सबसे अच्छी यूरिया की होगी।
ये दावा है सरकार का। और प्रिलिंग टावर अगर देखिए, ये मस्तक ऊंचा करता हुआ हमारा आपका देश का पूर्वांचल का गोरखपुर का, और इसके लिए बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़ी गई। ये कोई आसानी से बना नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब वो सांसद थे तब उन्होंने कितनी कोशिश होगी, कितने आंदोलन किए होंगे, इस बात का एहसास आपको भी है। 1998 में वो बने थे सांसद। कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी कि अंधेरा छटेगा। इस अंधेरा को छांटने की कोशिश योगी आदित्यनाथ लगातार शिद्दत से करते रहे। पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो इंसेफेलाइटिस के लिए एम्स की स्थापना हो कि ऐसे जो संचारी रोग हैं, जो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, इंसेफेलाइटिस हो, जापानी इंसेफेलाइटिस, जब वो डायग्नोस हुआ 1978 में, उसके बाद से दावा किया जाता है कि 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। लेकिन सरकार आने के बाद उसे डायग्नोस किया गया और चीजों को संभालने की कोशिश की गई, और आज एक 9 लैब बन के तैयार हो गए हैं। जो पुणे में संचारी रोगों के लिए रिसर्च करने के लिए जाता था कि आखिर वो रोग क्या है, इस रोग की जांच के लिए रिसर्च सेंटर गोरखपुर में बन गया। उसका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। वो 9 लैब हैं। अब पुणे जाने की जरूरत नहीं, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं। जब तक जाता था, रिजल्ट आता था, तब तक तो जान चली जाती थी स्नेहलता। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। तुरंत जान पहचान उसकी जांच हो जाएगी कि क्या रोग है। तो बहुत सारी चीजें 100 अरब की सौगात है। गोरखपुर बदलेगा, पूर्वांचल बदलेगा, देवरिया, बस्ती और ये तमाम आसपास के जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़ और साथ ही साथ जौनपुर, वाराणसी, ये सब बदल जाएगा। 100 अरब छोटी मोटी सौगात नहीं होती है। और यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि कारखाना कब खुलेगा। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया था। 1990 में एक छोटी सी चूक के बाद इस कारखाने को बंद कर दिया गया। लोग पूछते थे कि यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए कांग्रेस ने सपना देखा था, और उस सपने को साकार करने के लिए इंदिरा जी ने इस खाद कारखाने का उद्घाटन किया था। तो इसे एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी दुर्घटना के बाद बंद क्यों कर दिया गया था। हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक कहावत है पूर्वांचल में कि जब रोना होता है तो आंख में अगर खुद गया तो कहते हैं कि रोने का बहाना चाहिए। तो वो बहाना सियासतदान खोज रहे थे, और एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से इसका शटर बंद कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब शुभ दिन है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें की जाए, क्योंकि अच्छी और मंगल बातें ही करनी चाहिए आज। और आज 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा ये कारखाना। और यहाँ पर लड़कियों को भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल की वो इंजीनियर लड़कियां जो प्रशिक्षित हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप भी साइंस की स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की होती तो स्टूडियो से निकल के गोरखपुर में इसी खाद कारखाने में इंजीनियर बन जाती। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, और खुशहाली के लिए एक वजह मिली है तमाम पूर्वांचल वालों के लिए। आपका शुक्रिया वीरेश, तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2022 चुनाव को लेकर। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में सियासत गर्म है, लिहाजा बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज पश्चिमी यूपी में प्रदेश के 2 बड़े दल साझा रैली करने वाले हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी तो दूसरे राष्ट्रीय लोकदल। दोनों ही दलों के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी गठबंधन का ऐलान करके पहली बार मंच साझा करेंगे। देखिए, अब माहौल नया है। किसान आंदोलन के बाद अगर इस क्षेत्र की बात करें तो किसानों के नेता बड़ी पैठ रखते हैं, और ऐसे में आज विपक्षी दल के तौर पर जाने जाने वाले अखिलेश यादव जो प्रमुख दावेदारी पेश करते हैं, उनके साथ जयंत चौधरी का मिलना, मंच साझा करना काफी कुछ बताता है। अब देखना होगा कि इस रैली का स्वरूप क्या होगा, क्या क्या बातें की जाएंगी, कौन कौन से वादे किए जाएंगे, और साझा चल रहे हैं तो वो साझेदारी कैसी होगी, ये तमाम चीजें आज साफ हो जाएंगी। और यूपी के सिंहासन तक पहुंचने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। पिछले दिनों ही रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच लखनऊ में मुलाकात भी हुई थी, जहां गठबंधन का ऐलान होता है, जिसके बाद आज ये दोनों दिग्गज नेता न सिर्फ मंच साझा करेंगे बल्कि सीटों के बंटवारे पर भी ऐलान कर सकते हैं, जिस पर लोगों की नजर रहने वाली है। तो ये बेहद अहम है। किस तरीके का जाति समीकरण है, ये आपके सामने है। अब ये समीकरण ध्यान में रखा जाएगा,
चुनावी दिशा और दशा को भांपा जाएगा। किसकी दावेदारी सही रहेगी, कौन सी जगह से, सीटों को लेकर यह भी बेहद अहम होता है, क्योंकि जब दो दल गठबंधन करते हैं तो महत्वाकांक्षाएं सीटों पर आके रुकती हैं और ये सीट किसके पाले में जाएगी इसके ऊपर बहुत रिसर्च होता है, दांव होता है। तो आज इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी, माना यह जा रहा है। लेकिन गठबंधन के ऐलान के बाद पश्चिमी यूपी से दोनों नेताओं का मंच साझा करना देखना दिलचस्प होगा। वहां से जो बातें निकलेंगी वो भी दिलचस्प होगी। तो चलिए हम रुक करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस पूरे मौके पर कवर करने के लिए लगे हुए हैं। बलराम पांडे हैं मेरठ से, अविनाश भी हैं मेरठ से। अविनाश के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अविनाश, अगर देखा जाए तो ये बेहद अहम होगा, सीटों के बंटवारे की बात की जाए। अगर अब किसान आंदोलन के बाद से देखा जाए तो रालोद की पूरी स्थिति पिछले बार से इस बार अलग है। कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप लोग? अगर बात करें तो पहली दफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और रालोद की संयुक्त रैली होने जा रही है। आज अगर इस रैली में बात की जाए तो ताकत दिखाने का भी काम होगा। रालोद भी अपनी ताकत जहां दिखाएगी तो समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत दिखाएगी। जहां तक सीटों के बंटवारे का मसला है तो अभी सीटों को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अखिलेश और जयंत साथ रहेंगे ये निर्णय हो चुका है, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका निर्णय अभी होना है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है और उस दिन भी रालोद और सपा की एक संयुक्त रैली का जो प्लान किया जा रहा है, या तो ये रैली अलीगढ़ में होगी या मथुरा में होगी। अभी इसके लिए तमाम सारी जो जगह है उसको देखा जा रहा है। तो आज की अगर रैली की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि सपा और रालोद साथ हैं। इसके अलावा दोनों दल अपनी अपनी ताकत भी यहाँ पे दिखाएंगे, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक भूमिका बनाई जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है और आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, लिहाजा किस तरीके से आगे भूमिका रहनी चाहिए दोनों दलों की, इसको लेकर भी आज यहाँ पे एक ताकत दिखाने का काम दोनों दल अपना करेंगे और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट ना करके इस दल को वोट किया जाए, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनको जीत मिल सके। बिल्कुल अविनाश, और अब चलिए बलराम का रुख करते हैं। बलराम से भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का माहौल है, लोगों का आना शुरू होगा, वक्त क्या है, थोड़ी डिटेल्स दीजिएगा बलराम। आज की रैली को लेके टाइमलाइन बताइए। बिल्कुल स्नेहलता, दोनों नेता लगभग 12:05 पर मंच पर पहुंचेंगे और जिस तरीके की तैयारी की गई है इस रैली को लेकर के वो काफी ज्यादा अहम है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहां पर तैयारी की गई है वो काफी भव्य है और इस तैयारी को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये रैली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के हजारों कार्यकर्ता आज इस महारैली में जुड़ेंगे और इसी मंच से आज दोनों पार्टी के मुखिया अपने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि 2022 के चुनाव में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता कैसे एकजुट होकर के जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से चुनावी रणनीति जो दोनों पार्टियों ने तय की है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें स्नेहलता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य इलाका है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है और जयंत चौधरी भी जाट समाज से आते हैं। इसीलिए किसान आंदोलन से लेकर के जाटों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिल्कुल बलराम, अब ये बड़े दांव की बड़ी तस्वीर कैसी होगी, लोगों के बीच उसका संदेश कैसा जाएगा, या फिर लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई ये दमदार जोड़ी दिखाई दे रही है, इस पर विश्वास जताना चाहिए। अविनाश, बलराम, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी के लिए, तस्वीरों। चलिए ब्रेक के बाद अब बात करते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं। ये देखिए वहीं की तस्वीरें हैं, तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए, देखते हुए, आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें नई नहीं हैं, गोरखपुर से अक्सर देखने को मिलती है। अभी से नहीं, जब वो सांसद रहा करते थे उस दौर में भी जनता दरबार लगाया करते थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उस वक्त सांसद थे। तब से अब तक जब कभी भी गोरखपुर में रहते हैं, जनता दरबार की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सीमा पर साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों की घर वापसी पर फैसले का इंतजार और बढ़ता जा रहा है।
सरकार से बातचीत के लिए बनी 5 किसानों की नेताओं की कमेटी ने सोमवार को कहा कि लंबित मांगों पर चर्चा के लिए अब तक सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। इसको लेकर किसान नेताओं में निराशा है। कहा कि सरकार समाधान के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की मंगलवार को होने वाली बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एमएसपी कानून हो, मुकदमों की वापसी हो, मृत किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा जैसे ऐसी कई मांग है जिन पर चर्चा होनी है। चलिए, बॉर्डर पर क्या कंडीशन है ये देखने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी शक्ति का, जो वहीं मौजूद है। तो शक्ति, कहां तक बातचीत बनी है, आज क्या हो सकता है? देखिए, आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक रखी गई है जिसमें संयुक्त मोर्चा के जितने भी किसान नेता हैं वो सभी सम्मिलित होंगे और फिर आगे की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि सरकार ने 5 नाम मांगे थे किसानों से, तो किसानों ने सरकार को 5 नाम दे दिए। उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी निमंत्रण नहीं आया। उस मीटिंग में, एसकेएम की मीटिंग में जो शामिल होते आए किसान नेता है हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष है राजवीर सिंह जादौन, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक होने वाली है और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे आप लोगों की तरफ से, और वहाँ पर क्या रणनीति बनाई जा सकती है अब इस किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, 4 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी सिंघू बॉर्डर पर, उसमें जो डेवलपमेंट थे सरकार के द्वारा संपर्क किया गया था और सरकार की मंशा थी कि ज़्यादा लोगों में बातचीत नहीं हो पाती, एक छोटी कमेटी बनाई जाए। तो हमारी संयुक्त कमेटी ने जो 5 लोगों की कमेटी बनाई थी, लेकिन 4 तारीख के बाद जब से कमेटी बनाई है तब से कोई डेवलपमेंट सरकार की तरफ से नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई संपर्क, कोई बातचीत नहीं हुई। तो आज फिर उसी दिन 4 को घोषित हुआ था कि 7 को बैठ करके बात करेंगे। तो आज पुनः संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, हम सब लोग उसमें जा रहे हैं, वहाँ बैठ करके चिंतन होगा और आगे की रणनीति बिल्कुल नजर रहेगी। रणनीति में राजवीर जी बिल्कुल क्या बात बन सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह से कोई भी अभी तक आमंत्रण नहीं मिला। अब रणनीति आखिर बन क्या सकती है? आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, आंदोलन को तेज किया जाएगा, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, अब देखते कि सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि बातचीत से बात बन जाए और किसानों को अगर दिखा कि बात बनती दिखाई नहीं दे रही है तो आंदोलन आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। लेकिन कैसे ये सारी चीजें बदलेंगी, इस पर निगाह जरूर टिकी रहेगी। शक्ति, आप बातचीत करते रहेगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है। एमएलए विनय शंकर तिवारी बसपा से निष्कासित हो चुके हैं। पूर्व एमपी कुशल तिवारी को भी मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है पार्टी से। विधान परिषद के सभापति रहे गणेश शंकर भी निष्कासित हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता के मामले में ये कार्रवाई हुई है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव से कुशल तिवारी मिले थे। जल्द ही कुशल तिवारी विनय शंकर तिवारी के लिए भी सपा में शामिल होने की खबर आ सकती है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की।